So now very important. Now we are going to study the Mendelism. Now who was Mendel? Gregor Johann Mendel. Mendel was a priest. Now उसने क्या किया था? उसने बोला था, उसने एक बहुत अच्छे से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर किया था कि जो कैरेक्टर्स that during the transmission of the character there is a segregation of characters and that characters assert independent segregation और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. देखो कंसेप्ट को समझो अच्छे से, सब समझ में आ जाएगा. देखो ये वाला थोड़ा सा पार्ट तुमने कहां पर पढ़ा था, 9 या 10 में पढ़ा था, उसी से मैं वहां पर से पुल फॉरवर्ड कर रहा हूं. कैसे? देखो अच्छे. सपोज मेरे पास एक प्लांट है, उसका जो स्टेम का साइज है, दैट स्टेम इज, सपोज ये वाला एक प्लांट है, ये these are the branches, suppose like this is the total stem size and और एक this like this. So इसका जो स्टेम साइज है वो टॉल है और इसका स्टेम साइज है छोटा, that's why it is dwarf. अच्छा, so this tallness को मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूं एंड ये जो छोटा है मतलब ड्वार्फ है, मतलब इसको मैं स्मॉल t से डिनोट करता हूं. अब यहां पर एक कंसेप्ट आएगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा. नाउ अच्छे से देखो, सपोज ये जो एक प्लांट है, सपोज दिस इज द प्लांट एंड दैट प्लांट इज टॉल. व्हाई दैट प्लांट इज टॉल? बिकॉज ये वाला जो कैरेक्टर है, दिस टी, ठीक है, इसको हम कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रेड, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द ट्रेड, वो मैं बाद में आऊंगा, थोड़ी 3-4-5 मिनट बाद में इसका डिस्कस करूंगा. उसने बोला था कि जब ऐसे टीटी दोनों प्लांट है, मतलब पेरेंटल जेनरेशन है, सो इसमें इसका जो ये जो कैरेक्टर्स हैं, दे सेग्रीगेट. दे क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे. ये सेग्रीगेट हो जाएंगे. वही बोल रहे हैं इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मतलब जब वो ट्रांसमिशन हो रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फेज वो क्या करेंगे? दीज कैरेक्टर्स गेट सेग्रीगेटेड. After that, these characters assort in an independent manner. These characters assort in an, इसके साथ था, ये इसके साथ, हाँ, in an independent manner. मतलब ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है. So it means that there is no biasness. That's why the assortment is independent. It is not dependent upon anything. That's why. So ये एक हो सकता है, ये एक हो सकता है और ये दो हो सकता है. So that is being told by the law of segregation and the law of independent assortment. बेसिक, बहुत ही बेसिक से मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो तुम 10 9 10 में पढ़ चुके हो. मैं वहां से उसको पुल फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कुछ बताने के लिए है मेरे पास. ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादा थियोरेटिकल से यहां पर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल से. इसका कंसेप्ट को मिला के जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वहां से क्वेश्चंस आएंगे. सो मैं यहां पर ज्यादा टाइम अमाउंट नहीं स्पेंड कर सकता इन द थ्योरी, बट द थ्योरी इज दैट जस्ट द बेसिक समझ लो, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम में ऐसे ही आएंगे कि सेग्रीगेशन कैसे हुआ, दिस हो रहा है. मतलब फॉर्मेशन के अच्छे से देखो, टी के साथ ये जो टी हो रहा है और टी के साथ वो टी भी होगा. तो इसके लिए ये दोनों के साथ बाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सेम है, 50% 50%. और अगर ये है तो इसके साथ भी होगा एंड इसके साथ भी होगा. दैट्स व्हाई दे आर असॉर्टिंग इन एन इंडिपेंडेंट फैशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था अबाउट द मेंडलिज्म. नाउ में देखो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है. ठीक है, मैं थोड़ा सा घूम फिर के, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जगह में
मतलब ग्राउंड वर्क को मैं पहले समेट लेता हूं, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ वी विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छे से देखो इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं इसके डिटेल्स मेंटलिज्म में ढूंढूंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, सो नाउ ये वाला हो गया डन। नाउ वी विल कम टू द मेन इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट, व्हाट इज अ जीन। व्हाट इज अ जीन? जीन क्या है यार? सपोज तुमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तुम आगे पढ़ोगे, या तुम बहुत अच्छे से न्यूक्लिक एसिड से पढ़े ही हो, कुछ नहीं यार। मान लो ये डीएनए, दिस इज द डीएनए, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द डीएनए कंटेनिंग सर्टेन सीक्वेंसेस, जहां से कुछ ट्रांसक्रिप्शन होके मेरा आरएनए बनेगा। सर्टेन सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड अ जीन। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे। इससे एक सर्टेन क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। बीच में आरएनए होके प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। नाउ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं जहां से प्रोटीन बन सकता है, दैट इज कॉल्ड द जीन। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है? सो नाउ नॉर्मल केस में, नॉर्मली जीन्स जो होते हैं ना, दे आर, देखो एक अच्छे से देख लेना कि ये जो डीएनए है वही तो मतलब कॉइल करके फॉर्मेशन करेगा क्या? क्रोमोसोम। सो यहां पर क्या हो रहा है कि इन द डीएनए द जीन्स आर ऑल्सो लीनियरली अरेंज्ड, और वो ही डीएनए तो कॉइल करके फॉर्म करेगा क्रोमोसोम। सो मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा जीन्स जो है दे आर लीनियरली, नॉर्मली केस है, लीनियरली अरेंज्ड इन अ क्रोमोसोम। क्लियर? नाउ ये हुआ। नाउ exceptions are there are certain exceptions. now what are the exceptions? ये भी देख लेते हैं कि exceptions में 5X174 बैक्टीरियोफाज जो वायरस है, 5X174 बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज वायरस, यहां पर the genes are overlapping. अगर ये है तो ये एक जीन 1 है, यहां से जीन 2 स्टार्ट हो जाता है, यहां से जीन 3 स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जिक्र मैंने फिर भी मॉलिक्यूलर बेसिस में भी किया है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सो ये वहां पर भी तुम्हें अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ देखो जीन जो है, दिस आर द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द डीएनए ना। सो जीन एसिडिक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है, बिकॉज दिस इज अ रीजन ऑफ द डीएनए इज एसिडिक। व्हाई डीएनए का एसिड इज? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड PFO3-। ये हमें पता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है यार, ठीक है। अगर ये जो जीन है इज एज इट इज अ रीजन ऑफ द डीएनए, सो दे आर नथिंग बट, these are nothing but oligonucleotide sequences. They are nothing but oligonucleotide sequences. Now what is the meaning of oligo? Oligo means few, कुछ ही रीजन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत अच्छे से इसको दिमाग में फिट कर लो। ये जो जीन्स होते हैं ना, दिस जीन्स दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर। जीन्स आर नोन एज द फैक्टर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था जीन के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट जीनोम। नाउ व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम इज नथिंग बट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या? एक नॉर्मल केस में सोचो, एक ह्यूमन में कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहता है? 2n = 46। सो हैप्लॉइड सेट क्या है? 23। दिस हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक गैमेट में रहता है, ये हमें पता है यार। अगर स्पर्म के बारे में मैं बोलता हूं तो स्पर्म इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ओवम इज ऑल्सो हैप्लॉइड।
So the haploid set of chromosome is known as the genome. So it is nothing but the haploid set of chromosomes. Very, very important. Now, जीनोम से बहुत अच्छे से सुनो, जीनोम से मैं कंप्लीट एक इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर सकता हूं. मैंने क्या बोला? इट इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट कि फ्रॉम द जीनोम कंप्लीट इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस. कंप्लीट इंडिविजुअल मतलब ये जो जीनोम है यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ इंडिविजुअल रहता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर रहता है. कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट to form a complete individual. Complete information is present to form a complete individual. Now, यहां पर एक डाउट आ सकता है, सर अगर आप बोल रहे हैं कि यहां पर मेरा n नंबर हैप्लॉइड नंबर है और यहां पर सारा इंफॉर्मेशन ही है, तो मुझे क्यों चाहिए डिप्लॉइड? देखो यार, ये स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस स्टेटमेंट इज बीइंग प्रूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. मतलब व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? पार्थेनोजेनेसिस में अगर यहां पर लिखता हूं पार्थेनोजेनेसिस. What is parthenogenesis? Parthenogenesis is the development of a complete individual without undergoing any kind of fertilization. That is known as a parthenogenesis. So अगर मैं यहां पर लेता हूं कि this is the gamete N, this is the gamete, यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कंप्लीट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी अगर कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इस n नंबर ऑफ गैमेट में, मतलब हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स नंबर है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन था टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल. एंड दैट इज बीइंग प्रूव्ड दैट हाँ, जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है एक इंडिविजुअल बनाने के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस स्टेटमेंट वाज प्रूव्ड by the concept of the parthenogenesis, जो B के केस में दिखाई दिया जाता है और भी केस में वो दिखाई दिया जाता है. Very very important. So that was the concept of the gene and the genome. Now we will again come to Mendelism. ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. So next, अब बात करेंगे अबाउट, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेंडलिज्म के बारे में. ठंड लग रहा है, एसी को ऑफ कर देते हैं. ठीक है. सो नाउ इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं. ओके, चलो. सो बेसिकली अगर हम मेंडलिज्म के बारे में बात करते हैं, सो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है. क्या है यार? दैट इज नथिंग बट कि जो मेंडल था, मेंडल ने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, सेग्रीगेशन का लॉ या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो उसने गार्डन पी क्यों चूज किया था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाई मेंडल यूज्ड गार्डन पी? गार्डन पी. सो द रीजंस आर, क्या रीजंस है देख लेते हैं. फर्स्ट, ये जो गार्डन पी था ना, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसलिए कोई और एक प्लांट लाके उस वहां पर पॉलिनेशन नहीं करना पड़ रहा था. उसका ही जो एंथर से पोलन ग्रेन्स जाके उसका ही स्टिग्मा में जा रहा था. सो गार्डन पी वाज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. गार्डन पी वाज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. उसका हैंडलिंग बहुत इजी था, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल. थर्ड, इजी टू हैंडल. थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन था. तो अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो वो जेनरेशन टू जेनरेशन में जो चेंजेस आ रहा है वो बहुत अच्छे से वो विजुअलाइज कर सकते थे. सो शॉर्टर लाइफ स्पैन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट पॉइंट, इन द गार्डन पी देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ मेनी पेयर्स ऑफ contrasting characters.
ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली देयर आर 4 रीजंस, मेन 4 रीजंस है कि ये 4। नाउ अगर हम बात करेंगे सो हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमने लिख लिया तो इसको मैं भी मिटाऊंगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो, पॉज करो, इसको लिख लो, ठीक है। नाउ अच्छे से देखो, हाँ, एक होता है कैरेक्टर, एक क्या होता है, एक होता है कैरेक्टर और एक होता है ट्रेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड अ ट्रेट। देखो अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर में मैं लिखता हूं, इन द कैरेक्टर आई एम राइटिंग हाइट ऑफ द स्टेम, दिस इज अ कैरेक्टर, हाइट इज अ कैरेक्टर, ओके, हाइट ऑफ स्टेम। नाउ it is tall, it is dwarf, this is the trait. Height of the stem is the character, tall and dwarf they are the traits. Next, suppose मैं यहां पर लिखता हूं color of the seed, color of seed, यहां पर येलो, अगर मैं कैपिटल Y लिखता हूं, ग्रीन स्मॉल y लिखूंगा, सो दीज आर द ट्रेट्स। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और हो सकता है पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर हो सकता है, शेप ऑफ द सीड हो सकता है, ये हो सकता है राउंड एंड रिंकल्ड। सो दीज आर नथिंग बट ये वाला जो है, दीज आर द ट्रेट्स, दीज आर द कैरेक्टर्स। अगर तुम्हारा बॉडी कलर है, कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन इज अ कैरेक्टर, बट डार्क और फेयर और मीडियम, दीज आर द ट्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। ये वाला जो है, जो ट्रेट मतलब क्या, मतलब मैं जो वो जो कैरेक्टर में मैं जो दिख रहा हूं, मतलब सपोज यू आर, अगर तुम्हें एग्जाम देते हो, उसका रिजल्ट इज अ कैरेक्टर। पास और फेल, दीज आर द ट्रेट्स। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। येलो एंड ग्रीन, दीज आर द ट्रेट्स, बट द कलर ऑफ द सीड, इट इज द कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अगर हम ये इसके बारे में हम बात करते हैं, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि यहां पर ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स के बीच में वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको समझना होगा, ठीक है। अब अच्छे से समझो, अब एक कंसेप्ट आएगा एलील का। नाउ देयर विल बी द कंसेप्ट ऑफ द एलील। व्हाट इज एन एलील? इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, इट इज नथिंग बट, सॉरी, contrasting meaning, it is nothing but that alternating form of a gene, it is nothing but the alternating form of a gene occupying the same locus of a gene, occupying the same locus of a homologous chromosome, of a homologous chromosome, very very important, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं हाइट ऑफ द फ्लावर, हाइट ऑफ द स्टेम, सो दिस इज, वो एक जीन है, एक सीक्वेंस है इन द डीएनए, जीन 1, जहां पर हाइट ऑफ द क्या, हाइट ऑफ द स्टेम इज प्रेजेंट, ठीक है। वहां पर दोनों चीज हो सकता है यार, मतलब ये पेयर में रहते हैं, ये एक पेयर में रहते हैं, सपोज दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, दीज आर द ट्रेट्स, मतलब उससे मुझे मिल रहा है टॉल। ये जो पेयर है, दिस पेयर इज कॉल्ड द पेयर ऑफ एलील्स,
So this one, T, is an allele. So these are nothing but the alternative form of a gene. कैसे? यही जीन में ये भी रह सकता था, वही जीन में एक और जगह में होमोलोगस क्रोमोसोम में ये भी रह सकता है. ये ड्वार्फ है, ये है ड्वार्फ. So ये T is also an allele. So why we are calling it an alternating form? मतलब color नहीं, sorry, height of the stem में दोनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, इसको मैं बोलता हूं एलील. दीज आर द ऑल द एलील्स. वो ऐसे भी रह सकता है, टी स्मॉल टी भी रह सकता है, दैट विल बी ऑल्सो एलील. अब वहां पर कंसेप्ट आएगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव का. सो ये बेसिक जगह में अच्छे से समझ लो कि व्हाट इज एन एलील. इट इज नथिंग बट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. यहां पर तुम देख सकते हो, दीज आर द पेयर ऑफ एलील्स. वो डेजिग्नेट कर रहा है व्हाट इट विल बी द ट्रेट. सो जीन जो है, जीन डेजिग्नेट करता है कैरेक्टर को, ये बहुत अच्छे से समझ लेना. जीन डेजिग्नेट करता है कैरेक्टर को एंड एलील्स जो है वो डेजिग्नेट करेगा ट्रेट को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जीन विल डेजिग्नेट द कैरेक्टर एंड द एलील विल डेजिग्नेट द ट्रेट. और वो ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मतलब ब्लैक या व्हाइट, टॉल या डॉर्फ. That's why these are the alternative forms. वही जीन में एक ड्वार्फ भी हो सकता है, वही जीन में एक टॉल भी हो सकता है, वो वाला एलील. वो एलील प्रेजेंस होने से क्या होगा? द ट्रेट विल बी टॉल. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ ये तो हमें समझ में आ गया व्हाट इज द एलील एंड व्हाट इज द जीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जीन, एलील, कैरेक्टर एंड ट्रेट, इसका डिफरेंस समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कलर ऑफ द सीड इज अ कैरेक्टर. किससे आ रहा है? एक स्पेसिफिक जीन से आ रहा है. बट वो क्या होगा, येलो या ग्रीन, वो एलील से आ रहा है जो एक ट्रेट है. मतलब येलो एंड ग्रीन, दीज आर द ट्रेट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम दिस कैपिटल Y और स्मॉल y, दैट एलील्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दे आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म? बिकॉज एक ही लोकस में, सेम लोकस में दोनों ही हो सकता है. अगर वो कैपिटल टी हो रहा है, वो टॉल हो रहा है. अगर वो स्मॉल टी हो रहा है, तो वहां ड्वार्फ हो रहा है. नाउ अब कंसेप्ट आएगा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. डोमिनेंट एंड रिसेसिव का एक कंसेप्ट आएगा. ठीक है. तो इसको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा. आई थिंक ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. ठीक है. सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं. अच्छे से देखो. ठीक है. इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं. नाउ डोमिनेंट एंड रिसेसिव. सपोज आई हैव कैपिटल T, दैट इज एन एलील. वो कौन सा ट्रेट का डेजिग्नेट करेगा? टॉल को. दिस इज ऑल्सो एन एलील. वो कौन सा ट्रेट को डेजिग्नेट करेगा? क्या बोलो यार? वो ऑब्वियसली ड्वार्फ को डेजिग्नेट करेगा. नाउ जब वो प्रेजेंट होता है, ऑलवेज एलील एक पेयर में ही प्रेजेंट रहेगा. अगर ऐसे रह सकता है, वो ऐसे रह सकता है. ठीक है. और वो ऐसे भी रह सकता है. ठीक है. ये परमुटेशन नहीं है ताकि हम ये को अलग से पकड़ें. सो ये और ये सेम ही है. दैट्स व्हाई कैपिटल T एंड स्मॉल t. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जितना भी एलील्स है, एक जीन के लोकस में दोनों है एलील्स रहेंगे. एक जीन के लोकस में ओनली टू एलील्स विल बी रिमेनिंग इन वन लोकस. इन वन लोकस में, एक लोकस में, लोकस मतलब प्लेस. एक ये जो डीएनए, अगर मैं ये इसको डीएनए मानता हूं, अगर ये जीन है तो दैट पर्टिकुलर लोकस में दोनों ही एलील होगा. अगर ये ऐसे हो सकता है, वही लोकस में वो स्मॉल टी हो सकता है, वही लोकस में वो कैपिटल T स्मॉल c हो सकता है. बट रहेंगे तो दोनों ही रहेंगे, दोनों रहेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एलील्स विल बी रिमेनिंग इन अ पर्टिकुलर लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम, इन अ जीन ऑफ अ क्रोमोसोम. ठीक है. नाउ अब अच्छे से देखो इसको. सो ये वाला जो है, अगर दोनों ही कैपिटल T है, तो ये तो मेरा क्या देगा? वो टॉल स्टेम. मतलब उस प्लांट का जो स्टेम होगा वो टॉल होगा, या हाइट ऑफ द प्लांट विल बी टॉल. अगर ये ट्रेट होता है, कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर, इफ द कैरेक्टर इज द हाइट ऑफ द प्लांट, देन द
flower, then the plant will be tall. If the character is height of the stem, then the stem will be tall. सब डिपेंड कर रहा है कैरेक्टर के ऊपर. ये देगा dwarf, ये देगा dwarf. Now here ये क्या देगा? Now there is a concept of the dominant and recessive. अगर कैपिटल T है, इसका मतलब कैपिटल T, इसको हम बोलेंगे दिस इज द डोमिनेंट एलील, इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील. अगर कैपिटल T एंड स्मॉल t एक साथ रह रहा है, सो दिस कैपिटल T विल सप्रेस द एक्शन ऑफ द स्मॉल t एलील. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो सप्रेस कर रहा है उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील, इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील. और जो सप्रेस हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव एलील. जो सप्रेस कर रहा है उसको मैं बोलूंगा डोमिनेंट एलील. मतलब उसका ही, मतलब अगर ये प्लांट उसका अगर ट्रेट ऐसा है, सो अगर ये एलीलिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, उसका ट्रेट होगा टॉल ही होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी वाला एलील है वो स्मॉल टी को सप्रेस कर दे रहा है, उसका ड्वार्फनेस वो सी नहीं कर पा रहा है. दैट्स व्हाई द प्लांट विल बी टॉल. और जो सप्रेस हो रहा है उसको बोलूंगा मैं रिसेसिव एलील. एकदम उसका एक्शन वो शो ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो एकदम लार्जर वाला है वो उसका एक्शन उसको दिखा के पूरा उसका एक्शन को स्टॉप कर दे रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज डोमिनेंट, व्हाट इज रिसेसिव. अच्छा, नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. सो डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आ गया, कैरेक्टर ट्रेट समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ वी विल गो टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. देखो, मैं टोटल वो क्रॉस फॉर्स नहीं करने वाला हूं, ये बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि उससे समझने का कोई फायदा नहीं है. मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस इतना चेकरबोर्ड बना के कोई फायदा नहीं है. मैं बहुत इजी में था तुमको समझा दूंगा ताकि कोई चेकरबोर्ड करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. देखो यार, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीनिंग क्या है? हाइब्रिड. मोनो एक ही हाइब्रिड है, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पेयर ऑफ एलील्स. एक ही एलील के पेयर के बारे में वो बात कर रहा है. वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है. इसको मैं हाइब्रिड करता हूं. एक ही है क्योंकि एक ही तो पेयर है ना, एक ही पेयर ऑफ एलील्स आर यहां पर इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई द टर्म इज मोनो. सो ओनली वन पेयर ऑफ एलील्स आर इन्वॉल्व्ड in this cross. ठीक है. Suppose if I am taking that, suppose in the parental generation का मैं बोलता हूं P1 जनरेशन. ये एक प्लांट है, सपोज मान लो ये एक प्लांट है, ये और एक प्लांट है. तो ये जो प्लांट है, सपोज दिस इज कैपिटल टी, ये एक प्लांट है, छोटा है, स्मॉल टी. ठीक है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने क्या कहा था? ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, सेग्रीगेट करेगा. उसके बाद क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. क्या मिस किया मैंने? कैपिटल टी स्मॉल टी. चारों में कैपिटल टी स्मॉल टी है. तो इन द F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, यहां पर क्या होगा? सब कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे. तो इससे मैं एक ही लिख सकता हूं, इसका एक ही जो है, मतलब चार है, मतलब टाइप तो एक ही है, एक टाइप को मैं लिखता हूं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. मान लो मैंने यही कैपिटल टी स्मॉल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मैंने सेल्फ क्रॉस किया, मतलब सेम टाइप ऑफ जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने क्रॉस किया. सो दैट वाज द फर्स्ट P1 से F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. F1 को मैं बोलता हूं फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ये एकदम तुमने क्लास 9-10 में पढ़ा है, सो इसका मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्यों नाम ये है. उसके बाद तुमने क्या किया? सेल्फ क्रॉस किया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया. नाउ अगेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करो इसको ऐसे ऐसे ऐसे. उसके बाद क्या किया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी. पहले कैपिटल टी को लिखो,
स्मॉल टी। तो यहां पर तुम्हें क्या मिला, कैपिटल टी कितना मिला, 1 आउट ऑफ 4, 4 में से एक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिला, 2 है, 1 है, 2 है, 2 आउट ऑफ 4 मीन्स 1/2। एंड स्मॉल टी कितना मिला, 1/4। नाउ अच्छे से देखना कि ये तीनों जो है, दिस इज कैपिटल टी मतलब दोनों ही एलील जो है सेम टाइप का है। सो दैट इज कॉल्ड द होमोजाइगस कंडीशन। इसको मैं बोलता हूं होमोजाइगस कंडीशन। एंड वी नो दैट इन दिस केस द कैपिटल टी एलील इज डोमिनेंट। सो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा होमोजाइगस डोमिनेंट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, बट कैपिटल टी इज डोमिनेंट। दैट्स वाई इसको मैं बोलूंगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। इसको मैं बोलूंगा क्या, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और इसको मैं बोलूंगा दोनों ही रिसेसिव है। अगर दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में, मतलब दोनों अगर ये एलील अगर कैपिटल टी के छोड़ के अगर वो प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसी वक्त उसका ट्रेट वो शो करता है। अगर कैपिटल टी आ जाता है तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट है, उसको उसका जो रेट है उसको शो ही नहीं कर देना। वो ड्वार्फ होगा, और ये जो है ये क्या होगा, ये टॉल होगा। होमोजाइगस की वजह से टॉल, हेटेरोजाइगस की वजह से टॉल। एंड इसको मैं बोलूंगा दिस वन इज कॉल्ड द out of this 1 and 2 टोटल 3 आउट ऑफ दिस 4, 3 टॉल मिला मुझे, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, एंड 1 इज ड्वार्फ। तो मुझे बाहर से मैं क्या देख रहा हूं, बाहर से मैं मॉर्फोलॉजिकली मैं क्या देख रहा हूं कि तीनों प्लांट्स में, सॉरी आउट ऑफ दिस 4 प्लांट्स 3 है टॉल, 1 है ड्वार्फ। मॉर्फोलॉजिकल विजुअलाइज उसका रेशियो है, बाहर से मुझे तीनों टॉल है और 1 ड्वार्फ है। क्लियर? नाउ अगर मैं जेनेटिक लेवल में जाता हूं, इफ आई एम गोइंग टू द जेनेटिक लेवल, आई कैन सी दैट आउट ऑफ दिस 3 एक है होमोजाइगस। Genotyping ratio will be 1:2:1. Genotyping ratio will be 1:2:1. Very, very important. Clear? Now, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई भी सेग्रीगेशन नहीं करूंगा, जस्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड कहूंगा, इजीली हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको रहने दो, जो भी है रहने दो, जस्ट यहां पर मेरा काम हो जाएगा। तुम सोच रहे हो कैसे हो सकता है यार, डायहाइब्रिड क्रॉस तो खूब बहुत बड़ा राउंड सीड एंड येलो कलर सीड, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, वो वाला रहता है ना, मतलब दोनों पेयर से, मतलब ऐसे हो सकता है वो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसे। ठीक है, ये जो है आर डिनोट फॉर आर फॉर राउंड ट्रेड, स्मॉल आर फॉर्म्ड रिंकल ट्रेड,
कैपिटल वाई है येलो ट्रेट, स्मॉल वाई है ग्रीन ट्रेट, ट्रेट है, दिस इज ट्रेट। कलर ऑफ द सीड कैरेक्टर, ठीक है। राउंड, शेप ऑफ द सीड कैरेक्टर, राउंड इज अ ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर इज अ व्हाट, आर इज अ, यस, आर इज अ एलील। और दोनों जो प्रेजेंट है एक जगह में, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वो कैसे रह सकते हैं, वो आर में रह सकते हैं या आर में रह सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, वो एक जीन में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज नथिंग बट द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऐसे भी रह सकते हैं। सो जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नाउ अब देखो, इसका मैं फेनोटाइपिक रेशियो एंड जेनोटाइपिक रेशियो कैसे कर सकता हूं। अगर मेरे पास दोनों 2 पेयर्स ऑफ एलील से, एक पेयर ऑफ एलील से मुझे क्या मिला था, एक फेनोटाइपिक रेशियो जो था इट वाज 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। इट वाज फॉर 1 पेयर ऑफ एलील्स, इट वाज फॉर क्या, 1 पेयर ऑफ एलील्स के लिए ये मेरा था। नाउ एज आई एम कंसिडरिंग 2 पेयर्स ऑफ एलील, मेरे पास कैसे रहेगा, देखो फेनोटाइपिक रेशियो यहां पर क्या होगा, अगर मेरे यहां पर दोनों है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 जो है उसके साथ ये जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। एक के लिए 3:1, एक और के लिए 3:1, तो करो ना यार, 9, 3 × 3 9 is 2, 3:1 हो गया। सो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1। जेनोटाइपिक रेशियो क्या हो सकता है, देखो इसको, यहां पर क्या था, 1:2:1 था, उसके साथ और एक 1:2:1 मल्टीप्लाई कर दो। साइड से नहीं होगा तो ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां से मैं लिखूंगा, ठीक है, 1:2:1:2:2:1:2:1. सो इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:2:1:2:4:2:1:2:1. कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करो, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 2 × 2 2, 2 × 4 2 × 2 4, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1. That is the genotypic ratio for dihybrid cross. Very easy. ठीक है, सो ये मैंने समझाया। यही लगेगा यार, यही लगेगा, तुम्हें कोई भी ऐसे चेकर बोर्ड नहीं करने देगा एग्जाम में, नीट में तो नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हमने क्या सीखा, कैसे क्रॉस करते हैं, कैसे इसका प्रोडक्ट, मतलब फेनोटाइपिक रेशियो, जेनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज जेनोटाइपिक रेशियो, मैंने बहुत अच्छे से समझा। ये मुझे बाहर से दिख रहा है, दैट्स व्हाई फेनोटाइप। फेनोटाइप इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनोटाइप इज द जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों छोटा है, हो रहा है क्योंकि जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होने के साथ भी उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम हो रहा है। जैसे कैपिटल टी है, जैसे ये और ये दोनों ही टॉल है, दैट्स में जब मैं बाहर से देख रहा हूं दोनों को ही मैं टॉल पकड़ रहा हूं, तो इसको 2 + 1 मिला के मैं 3 बोल रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम किसी भी बुक खोल के इसका टोटल वो चेकर वो देख सकते हो, वहां से तुम अच्छे से पढ़ लेना। बट मेरा जो काम है चीज को बहुत आसान करना, बहुत आसान से ये इजीली हो सकता है। ठीक है, तुम चेकर बोर्ड करो, चेकर बोर्ड से कुछ नहीं यार, जस्ट वो वहां पर चेकर बोर्ड से आर वाई करो, यहां पर आर स्मॉल वाई करो, तो यहां पर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। ऐसे तुम्हें टोटल जो है इसका अमाउंट ऑफ 9 है, इसका 3 है 1 करके तुम्हें पूरा मिल जाएगा, वो तुम बुक से देख लेना। बट मैं यहां पर क्या सिखा रहा हूं, ट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन ट्रिक, क्योंकि उसके छोड़ के तुम्हें चेकर बोर्ड कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अबाउट कैसे गैमेट फॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन दे सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल व्यू से हम जाएंगे कि एक क्रॉस देगा और कैसे कौन कौन सा टाइप्स ऑफ गैमेट्स होंगे, वो कैसे फॉर्म करेंगे, उसका हम ट्रिक सीखेंगे। चलो बाय।